मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि पर्व को शांति और सुव्यवस्था के साथ मनाने के लिए कोरिया पुलिस चौकी में पूजा समितियों और पुलिस प्रशासन की संयुक्त शांति समिति बैठक आयोजित हुई। कोरिया पुलिस चौकी प्रभारी सुनील सिंह ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना, पूजा और विसर्जन पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियमों के अनुरूप होना चाहिए। बैठक में कोरिया कॉलरी, गेल्हापानी और डोमन हिन कॉलरी की सभी पूजा समितियां शामिल हुई। चौकी प्रभारी ने समितियों को न्यायालय और नगर पालिका द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विसर्जन के समय किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए समितियों को जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल निर्धारित स्तर और समय सीमा के अनुसार ही किया जाना चाहिए। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने प्रशासन के सुझावों पर सहमति जताई और भरोसा दिलाया कि नवरात्रि पर्व पूरे सौहार्द और अनुशासन के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर चौकी प्रभारी सुनील सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, लेकिन त्योहार को सफल बनाने में नागरिकों और समितियों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कल से प्रारंभ होने वाले नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में दुर्गा पंडाल रखने वाले पूरे अध्यक्षों सचिवों की मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें 10 दिनों तक शांतिपूर्वक ढंग से दुर्गा पूजा संचालित करने हेतु उन्हें समझाइश दी गई है तथा रावण दहन के समय एक नियमित समय पे रावण दहन करने हेतु उनको समझाइश दी गई है। कुल यहाँ पे आपके चौकी क्षेत्र में कुल कितने ऐसे दुर्गा पंडाल बन रहे हैं? हमारे चौकी क्षेत्र में कोरिया में 10 हैं, गेल्हापानी में 2 हैं और डोमन हिल में 4 हैं। कुल 16 जगह दुर्गा प्रतिमाएं रखी जा रही हैं, जिन्हें समय पर विसर्जित करने हेतु भी उन्हें हिदायत दी गई है। त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बिलासपुर रेलवे मंडल ने विशेष इंतजाम किए हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की तैयारी की गई है। इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। डीआरएम राजमल खोईवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि होगी, जिससे ध्यान में रखते हुए 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनके 120 फेरे होंगे। इन फेरों से रेलवे लगभग 1.25 लाख अतिरिक्त टिकट उपलब्ध कराएगा। इससे यात्रियों को सीट और बर्थ मिलने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बड़े स्टेशनों जैसे बिलासपुर, उस्लापुर, चांपा और रायगढ़ में वेटिंग एरिया बढ़ाया जा रहा है, ताकि प्लेटफॉर्म पर भीड़-भाड़ न हो। धार्मिक पर्यटन को देखते हुए मां शारदा मंदिर और मां बमलेश्वरी मंदिर के लिए ट्रेनों में अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। डीआरएम ने यात्रियों के लिए डिजिटल सुविधाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि एक रेल ऐप यात्रियों के लिए ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, जिसमें पीएनआर स्टेटस, केटरिंग सुविधा समेत कई सेवाएं उपलब्ध है। मोबाइल यूटीएस ऐप और ऑटोमेटिक टिकट मशीनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि टिकट काउंटर पर लंबी लाइनें न लगे। राजमल खोईवाल ने स्पष्ट किया कि इन तैयारियों का मकसद यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। जो आने वाले टाइम में जो हमारे दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, जो अगले 1 महीने में बहुत बड़े त्यौहार आने वाले हैं, इसी के उपलक्ष्य में जैसे आपको पता है कि माननीय मंत्री जी ने बताया था कि हम बहुत सारी ट्रेनें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे डिवीजन में आज का तारीख में 132 ट्रेनें हमारे डिवीजन में एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस, इसमें राजधानी, वंदे भारत पैसेंजर सारी ट्रेनें उसमें चलती है। इसके अलावा 120 ट्रेनें हम और चला रहे हैं इस अगले 1 महीने में। इसमें छठ को कवर कर रहे हैं, दीपावली को कवर कर रहे हैं और दुर्गा पूजा को कवर कर रहे हैं। इसी के करीब 1,25,000 टिकट, रिजर्व टिकट और हमें इतने यात्री को सुविधा मिलेगी। और इसके साथ करीब हमें 10 ट्रेनें हैं, जिसमें 120 फेरे रहेंगे। 10 ट्रेनें हैं और 120 जर्नी रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि करीब एक ट्रेन में 1,000 के आसपास या उसके हिसाब से टिकट रहता है, तो करीब 1.25 लाख के आसपास टिकट रहेगा, कंफर्म बस रहेगी। अभी जैसा हम लोग इसका प्रचार भी कर रहे हैं कि मैक्सिमम इन ट्रेनों का उपयोग हो और सभी यात्रियों को इसका फ़ायदा मिले। इसके अलावा एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी ने 1 जुलाई को एक रेल ऐप का उद्घाटन किया था। एक रेल ऐप ऐसा ऐप है जिसमें मतलब ऑल इन वन सर्विस सारी अवेलेबल है। आप यूटीएस टिकट वहाँ से ले सकते हैं, पीआरएस का टिकट वहाँ से आप ले सकते हैं, आप कैटरिंग का सर्विस वहाँ से मिल सकता है। उसमें सब सुविधाएं जो रेल से संबंधित है उस ऐप के माध्यम से है। तो आप इसका हम अभी सभी यात्रियों को उसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं
और इसके साथ में जैसा मैं इस मेले के दौरान और पूजा के दौरान भीड़ ज़्यादा होती है, तो एक मोबाइल यूपीएस ऐप का भी अभी से प्रचलन काफ़ी हो रहा है, जिसमें आप क्यों में लाइन में लगकर टिकट लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। आप कहीं स्टेशन के प्रीमिसेस में हमारा का रेलवे स्टाफ होता है, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा आपको एक यूटीएस टिकट मिल जाता है, जिससे कि आपको बड़ी लाइनें, भीड़ भी कम से कम हो। ये सुविधा भी हम लोगों ने स्टार्ट किया। मोबाइल ऐप, आप भी मोबाइल ऐप से अपनी यूटीएस टिकट ले सकते हैं। तो इसको भी हमको प्रमोट करना, और ये सुविधा अभी जितने मेरे अमृतपारा स्टेशन है, 17 स्टेशन है डिवीजन में, वहाँ सभी सभी स्टेशनों पर ये सुविधा उपलब्ध है। और बड़े बड़े स्टेशनों पर एटीवीएम का भी सुविधा उपलब्ध की है। एटीवीएम का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक पेन वेंडिंग मशीन, टिकट वेंडिंग मशीन, उससे भी आप टिकट ले सकते हैं। वहाँ पर भी एक सहायक रहता है जिससे आप टिकट आपको दे सकता है। अभी इसके अलावा जो नवरात्रा अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ट्रेनों में या कुछ अतिरिक्त कोच ऐड किए हैं, और 2 ट्रेनों में हम लोगों ने स्टेशन अतिरिक्त ठहराव दिया है। जैसे मेरठ स्टेशन, एक ट्रेन है हमारा दुर्ग नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस है, उसको हम लोग मेरठ स्टेशन पर रोक रहे हैं, जिससे कि माँ शारदा मंदिर का दर्शन कर सके। ये 21 से 5 अक्टूबर तक रहेगा। और इसी तरह से जो बिलासपुर से बगतपुर कोठी राजस्थान जाने वाली ट्रेनें हैं, बीकानेर चेन्नई जाने वाली ट्रेनें, पुणे जाने वाली ट्रेनें, 4 ट्रेनों का भी हम डोंगरगढ़ में हम लोग इसका ठहराव दे रहे हैं। ये भी जैसे माँ बलेश्वरी मंदिर का दर्शन कर सके वहाँ पर। ये भी करीब 22 सितंबर से अक्टूबर रहेगा। तो इसी जानकारी के लिए आप लोग को हमने यहाँ जानकारी साझा करने के लिए आपको आग्रह किया था। उसके साथ में भी आने वाले टाइम में, जो त्योहार के टाइम में भीड़ का ज़्यादा रहेगी स्टेशनों पर, तो हम लोग होल्डिंग स्पेस भी बना रहे हैं, होल्डिंग जगह बना रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर एकदम भीड़ ना हो, कहीं और हम लोग पहले इकट्ठा कर लें, जैसा, और उसको फिर हम लोग बड़े बड़े स्टेशन है, उछलापुर है, बिलासपुर है, चांपा है, सॉरी रायगढ़ है, जो कोरबा भी हम लोग इस तरह सुविधा प्रदान करेंगे। और इसके साथ में भी हम आरपीएफ को भी अलर्ट कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम यात्रियों को दिक्कत हो। सिविल डिफेंस में हम लोग रिक्रूट करेंगे। और इसी दौरान जब यात्री बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमारा सुरक्षा, पैसेंजर सेफ्टी, सिक्योरिटी सबका ध्यान रखते हुए और मूलभूत सुविधाएं हम लोग को देनी है, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसका अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको बुलाया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जगदलपुर आगमन हुआ, जहां मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री साय यहां धूर्वा समाज और महारा समाज के भवन लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और बस्तर सांसद महेश कश्यप भी जगदलपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए प्रदेश के कई मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्वागत करने वालों में वन मंत्री केदार कश्यप, ब्रेवरेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, विधायक किरण सिंह देव, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, जगदलपुर महापौर संजय पांडे, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना, महेश गागड़ा, डॉक्टर सुभाव कश्यप, लच्छू कश्यप और बैदूराम कश्यप शामिल थे। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों में कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदर राज पी, कलेक्टर हरीश एस, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा और जिला पंचायत के सीईओ प्रतीक जैन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के स्वागत के दौरान एयरपोर्ट पर परंपरागत बस्तरीय शैली और गर्मजोशी का नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह दौरा न केवल समाज भवनों के लोकार्पण तक सीमित है, बल्कि इसे बस्तर अंचल के सामाजिक समरसता और विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। अरपा नदी पर देवरी खुर्द स्टॉप डैम के पास रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पानी में शव को तैरते देखा और इसकी सूचना तत्काल तोरवा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अभय सिंह बैस के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। पंचनामा कार्रवाई के दौरान शव की तलाशी में आधार कार्ड मिला, जिससे मृतक की पहचान यतेंद्र गुप्ता के रूप में हुई। यतेंद्र गुप्ता गनियारी कोटा थाना क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस ने बताया कि कोटा थाने में यतेंद्र गुप्ता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज थी। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई
बताई जा रही है कि युवक की मौत पानी में डूबने से हुई है। हालांकि सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कोटा थाना क्षेत्र से लापता यतेंद्र गुप्ता का शव अरपा नदी तक कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कार्यवाही जारी है। ये अरपा नदी पर देवरी डी स्टॉप डैम के पास एक अज्ञात शव होने की सूचना मिली थी। सूचना पर शव को निकाल करके उसमें पंचनामा कार्रवाई की गई है, जिसमें से शव के पास से उसका आधार कार्ड बरामद हुआ है। मृतक का नाम यतेंद्र गुप्ता है, जो गनियारी कोटा थाना के रहने वाले हैं। कोटा थाना में इनके गुम इंसान दर्ज हैं। उनके परिजनों से संपर्क हो गया है और मर्ग पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया। प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मृत्यु होना प्रतीत होता है, पर और भी जानकारी के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दुर्ग जिले के 3 गांव में देसी शराब भट्टियों के खिलाफ ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। खुर्सीडीह, दामोदा और नकपुरा गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सड़कों पर उतरे और शराब भट्टी बंद करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि इन देसी शराब भट्टियों से इलाके में दहशत और अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। उनका कहना है कुछ आदिवासी लगातार शराब बेचते हैं और विरोध करने वालों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों ने नकपुरा चौकी पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि चौकी बने 6 साल हो गए, लेकिन आज तक शराब कारोबार पर रोक नहीं लगी। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस सिर्फ सिस्टम की बात कहकर शिकायत टाल देती है। कभी कभार दबाव बनाने पर कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन बाद में छोड़ दिया जाता है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि अगर शराब भट्टियां बंद नहीं की गई और पुलिस ने सख्त कदम नहीं उठाए तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। गांव का नाम दमोदा है, दमोदा खुर्सीडीह, और मैं गांव की सरपंच हूं, गायत्री साहू। गांव में ना बहुत शराब बिक्री हो रहा है, उसके लिए कोई पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। गांव के द्वारा कंप्लेन किया जाता है, लेकिन उसको ले जाकर तुरंत छोड़ देते हैं। और दारू के लिए तो वही लोग हैं ना जिम्मेदार। मतलब दारू को कम करेंगे तो चोरी ज्यादा होगा, ऐसा करके बोलते हैं टीआई लोग। और वो लोग बोलते हैं डायरेक्ट जाते हैं हम लोग शराब पीते हैं ना, वहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोग 1 तारीख को हम 10,000 टीआई को देते हैं, क्या कर लेगा हम लोग देख लेंगे करके। जो महिला को दिल को यहाँ आसपास में नकपुरा में केस हो चुके हैं, कल टेमरी में हादसा हो चुके हैं। आज हम लोगों के गांव में जब समझाने के लिए गांव के सभी लोग गए, उसको धमकी देकर गए, जिसके प्रति जो लोग बोले हैं उसको धमकी दिया है। समझाने के गए, उसको धमकी कि हम लोग देख लेंगे, तुम लोगों को रात में टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, ऐसे धमकी देकर गए हैं हम लोगों को। बिलासपुर के नेहरू चौक पर युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया। यह विरोध हाल ही में रायपुर में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज किए गए प्रकरणों के खिलाफ किया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर युवाओं और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि जनहित के मुद्दों, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई पर सवाल उठाने वाले कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए दमनकारी नीति अपना रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन स्थल पर स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया था। पुलिस की मौजूदगी के कारण पूरे प्रदर्शन के दौरान माहौल नियंत्रण में रहा और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। युवा कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपने साथियों पर लगे झूठे मामलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। विजय शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विजय शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शर्मा मुर्दाबाद।
लगातार छत्तीसगढ़ में कहीं भी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर सीधा झूठा रिपोर्ट लिखाकर एफआईआर की जा रही है। अभी तत्कालिक में रायपुर में हमारे कुछ यूथ कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए लोग और एनएसयू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने एक कार्यक्रम किया, सीधा उनके ऊपर एट्रोसिटी लगा दिया गया। क्या कहीं ज्ञापन देना या किसी से मिलना ये कानूनी अपराध है? विष्णुदेव साय और विजय शर्मा जी ये समझ नहीं पा रहे कि छात्रों के साथ और जो नेता है उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कांग्रेस के। लगातार उनके ऊपर झूठी एफआईआर हो रही है। अभी रायपुर में हमारे नेताओं के साथ एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया गया। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? और लगातार ऐसे ही हर जिलों में चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे एनएसयूआई के साथियों को भी जेल में डाल दिया गया। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और हम सब मिलकर उनका आज विजय शर्मा जी का यहाँ पुतला दहन किया है। बिलासपुर में विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर जीएसटी 2.0 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 सितंबर को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का यह निर्णय देश की कर व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार है। अग्रवाल ने बताया कि नई जीएसटी संरचना को और सरल बनाया गया है। अब केवल 2 मुख्य दरें रखी गई है, -5% और 18%, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% कर लागू होगा। इसके चलते दूध, पनीर, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और बच्चों की सामग्री जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी। किसानों को भी ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर कम कर का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर से भी जीएसटी समाप्त कर दी गई है। इससे आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। अमर अग्रवाल ने जानकारी दी कि भाजपा के मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता खुद बाजार में जाकर दुकानदारों से अपील करेंगे कि वे कम दरों पर ही सामान की बिक्री करें ताकि जनता को इसका सीधा फायदा मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही व्यापार को और सरल बनाएगा। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की बड़ी संख्या शामिल रही। बचत महोत्सव पूरा देश के आम नागरिक मना रहे हैं और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी को, कि जीएसटी की जो 4 दर थी उसको 2 दर में परिवर्तित करना, टैक्स को कम करना और अधिकांश जो हमारे आम उपभोक्ता की चीज है जैसे साबुन है, तेल है, दूध है, पनीर है, सब पे 5%। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रीमियम है ये सब 0 टैक्स। जो गाड़ियां हैं उसमें 28 से 18, तो मतलब 90% इस देश की आम जनता जो भी खरीदेगी कुछ न कुछ उसको टैक्स की बचत होगी। और ये महोत्सव इसलिए मन रहा है और निश्चित तौर पे ये आजादी के बाद आर्थिक क्षेत्र का सबसे बड़ा रिफॉर्म 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, लेकिन वो जीएसटी का जो अगला चरण था कि टैक्स कम करना, स्लैब कम करना, सरलीकरण करना, वो आज पूरा इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और कल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद, हमारे कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री हम बाजारों में जाएंगे, उपभोक्ताओं से भी मिलेंगे और उनको सही रेट घट के मिले दुकानदारों से अनुरोध भी करेंगे और इसके साथ ही स्वदेशी माल ही वो बेचे, इस बात का भी आग्रह करेंगे जिसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अग्रसर हो। नहीं देखिए, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है, लिस्ट चिपकाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। पार्षद और जब विधायक जाएंगे तो इसमें भी नहीं देखिए, हम निगरानी करने नहीं जाएंगे। हम ये मानते हैं कि हमारे देश के जो व्यवसायी है वो ईमानदार है। हम तो केवल मिलने जाएंगे और आग्रह करेंगे। हमको हमारे देश के सारे व्यापारियों में विश्वास है कि वो ईमानदारी के साथ व्यवसाय करते हुए अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। हम तो उपभोक्ता से इससे मिलने जाएंगे। जीएसटी में माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा एक बड़े रिफॉर्म किए गए हैं। 4 स्लैब था, उसको घटा करके 2 स्लैब कर दिया गया है। 5%, 12%, 18 और 28%।
अब उसको 5% और 18% में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका लाभ देश की आम जनता को मिलेगा, हमारी माताओं बहनों को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि 80 से 90% लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आज से हम सब लोग नवरात्रि के इस पावन अवसर को मनाने जा रहे हैं। तो एक पूरे देश में एक तरफ हमारा दशहरा का उत्सव होगा और दूसरा एक आर्थिक बचत का भी उत्सव होगा और इसका लाभ पूरे देश की जनता को मिलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।